नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। लातेहार से बड़ी खबर का रुख करेंगे। नक्सलियों के खिलाफ फिर मिली है सफलता। 5-5 किलो के 8 आईडी बम बरामद हुए हैं। भारी मात्रा में कारतूस भी जब्त किए गए। नेतरहाट के तूता पानी जंगल से जब्त हुए सर्च ऑपरेशन में ये बड़ी सफलता मिली। एसपी कुमार गौरव ने इस बाबत जानकारी दी है। इस वक्त की बड़ी खबर लातेहार से। नक्सलियों के खिलाफ फिर बड़ी सफलता हाथ लगी है। 5-5 किलो के 8 आईडी बम बरामद हुए। भारी मात्रा में कारतूस भी जब्त किए गए। नेतरहाट के तूता पानी जंगल से ये जब्त हुए। सर्च ऑपरेशन में बड़ी सफलता मिली। एसपी कुमार गौरव ने इस बाबत जानकारी भी दी। और इसी बीच रांची से बड़ी खबर आ रही है। रमेश उरांव हत्याकांड का खुलासा। मृतक की पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। मृतक की पत्नी समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। अवैध संबंध की वजह से हुई हत्या। 19 मई को अहले सुबह रमेश की उसके ही घर में चाकू से हमला कर हत्या कर दी गई थी। कांके थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर आपको राजधानी रांची से बता रहे हैं, जहां रमेश उरांव हत्याकांड का खुलासा हुआ है। इसकी सुबह में रमेश उरांव नाम के व्यक्ति की हत्या हुई थी। उसे चाकुओं से गोद डाला गया था और बाद में रिम्स में उसकी मृत्यु हो गई। अनुसंधान में यह क्लियर हुआ कि जो मृतक है उसकी पत्नी के साथ अभियुक्त एक शाहिद अंसारी है, उसके साथ गलत संबंध था और शाहिद अंसारी ने मृतक की पत्नी के साथ षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र रचने में एक और आदमी ने सहयोग किया। वो सतीश बैठा नाम का आदमी था और घटना के दिन एक कार्यक्रम में दोनों गए थे पति पत्नी। वहां पर सतीश बैठा वीडियो बनाकर इस शाहिद को भेजता रहा कि हाँ अभी है, कब लौटेगा नहीं लौटेगा। और इन लोग के घर लौटने से पहले ही शाहिद उस घर में घुस चुका था। शाहिद मृतक का पहले मित्र था, पार्टनर था और 2-3 महीने एक बार वो मृतक के घर में रहा भी था पहले से। और इसी दौरान उसका पत्नी से अवैध संबंध हो गया था, जो कि पत्नी की सहमति थी। ये पहले ही घर में घुस चुका था। जब ये लोग गए तो पत्नी जानबूझकर एक दूसरे बाथरूम में घुस गई और ताकि उसको मौका मिल जाए, और शाहिद ने फिर ताबड़तोड़ हमला किया इस पर। बच्चे जब चिल्लाए तब जाके पत्नी उस घर से बाथरूम से बाहर निकली। तब तक इस पर जो है बहुत सारा वार हो चुका था। और बड़ी खबर आपको राजधानी रांची से बताएंगे, जहां बड़ा तालाब में एक युवती का शव मिला है। आसपास के लोगों की मदद से शव को बाहर निकाला गया। शव की शिनाख्त सुखदेव नगर निवासी कुमारी प्रशंसा के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि युवती मंगलवार को घर से निकली थी। उसके बाद वो लौटकर नहीं आई और आज बड़ा तालाब से उसका शव बरामद किया गया। पुलिस शव का पोस्टमार्टम करा रही है। तो बड़ी खबर राजधानी रांची से आपको बता रहे हैं। बड़ा तालाब में युवती का शव मिला है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सुखदेव नगर इलाके में ये लड़की रहती थी और घर से निकली, फिर वापस लौटकर नहीं गई। फिर पुलिस के पास जब शिकायत दर्ज कराई गई, उसके बाद आगे की जांच पड़ताल हुई और जांच पड़ताल में ये खुलासा हुआ कि युवती का शव बड़ा तालाब से बरामद हुआ है। उसके बाद पोस्टमार्टम कराया गया और फिलहाल इस मामले की जांच पड़ताल जारी है। अगली खबर आपको गोड्डा से बताएंगे, जहां ईसीएल कोयला खदान में अपराधियों ने गोलीबारी कर दी है। गोलीबारी में डंपर ड्राइवर दीपक कुमार जख्मी हुआ है। बताया जा रहा है कि मंगलवार की रात को अपराधियों ने खदान में अंधाधुंध फायरिंग की और 20 से 25 की संख्या में आए अपराधियों ने 50 से 60 राउंड फायरिंग की। इस दौरान अपराधियों में गाड़ियों में आग लगाने की भी कोशिश की। इस घटना के विरोध में आज डंपर ड्राइवर काम नहीं कर रहे हैं, जिससे माइंस का काम प्रभावित हुआ। डंपर ड्राइवर प्रशासन से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। ईसीएल बीते रात में ईसीएल माइंस में गोलीबारी की घटना घटी थी। कुछ असामाजिक तत्व के लोग आए थे जो फायरिंग किए हुए हैं। घटनास्थल पे भी कुछ खोखा बरामद हुआ है और जहाँ तक घायल की बात है, वो गाड़ी का शीशा टूटा था और उसी शीशे से उसे घायल हुए, वो इंजर्ड हुए हैं। इस संबंध में हम लोग ईसीएल कर्मी के बयान के आधार पर कांड दर्ज करके अग्रतर अनुसंधान भी कर रहे हैं और कुछ नाम आ रहा है उसके विरुद्ध छापामारी भी कर रहे हैं। क्या चीज़ के लेके बंद किए? हम लोग बंद नहीं किए, तो रात में वही सुने थे सवेरे गोली बारूद हुआ है, तो मैनेजमेंट को बोले तो तुरंत साथ दीजिए तब न चलाएगा। सुरक्षा को लेकर के। और अगली खबर चाईबासा से, जहां नक्सलियों ने एक ट्रक विस्फोटक लूट लिया है। ट्रक पर लदा था 1.5 टन विस्फोटक। ट्रक ड्राइवर को बंधक बनाकर
लूटपाट हुई है। विस्फोटक लेने के बाद ड्राइवर को छोड़ा। ओडिशा के राउरकेला के पास लूटा। बांको पत्थर खदान जा रहा था ट्रक। चाईबासा के सारंडा जंगल से सटा है इलाका। घटना में सारंडा जंगल में सक्रिय नक्सलियों का हाथ होने की आशंका। घटना के बाद झारखंड और ओडिशा पुलिस द्वारा क्षेत्र में चलाया जा रहा है संयुक्त ऑपरेशन। वहीं पलामू प्रमंडल में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की कार्रवाई लगातार जारी है। लगातार जारी दबिश से बड़ी कामयाबी मिल रही है। लातेहार और पलामू में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस को सफलता भी मिली। लातेहार में 24 मई को 10 लाख का इनामी नक्सली पप्पू लोहरा और 5 लाख का इनामी नक्सली प्रभात गंजू ढेर हुआ था। वहीं 26 मई को लातेहार के महुआ डांड में 5 लाख का इनामी माओवादी मनीष यादव ढेर हुआ। पलामू में ही 26 मई को माओवादी कमांडर तुलसी भुइयां मारा गया, जबकि 1 लाख का इनामी नक्सली कुंदन खेरवार गिरफ्तार हुआ। आईजी ने इस पूरे अभियान की जानकारी भी दी और कहा कि नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है और अब नक्सलियों के पास सरेंडर के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। जो है फिर से मैं आप जो नक्सली हैं, जो सामाजिक तत्व हैं, उनको आग्रह करता हूं कि आप लोग मुख्य धारा से जुड़िए और एक अच्छे पारिवारिक जीवन का आनंद लीजिए। झारखंड सरकार की जो पॉलिसी है, सरेंडर पॉलिसी है, नई दिशा, उसका लाभ लीजिए, योजनाओं का लाभ लीजिए और सरेंडर कीजिए। जो तुलसी भुइया जो है मराया गया है और उनके अगेंस्ट में जो है जो 2 केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं, जो हाल के दिनों में जो हरिहरगंज में जो एक हाईवा जलाने का एक घटना हुआ था, उसमें इनकी भूमिका थी। और एक हम लोगों को जो पलामू पुलिस के द्वारा सर्च अभियान में आईडीज और बहुत सारे जो है एम्युनिशंस मिला था। और खबर देवघर से, जहां लॉ एंड ऑर्डर पर गंभीर सवाल उठ रहे। रिखिया थाना क्षेत्र के पुनसिया में मामूली बात को लेकर बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी और उसे जख्मी कर दिया। जख्मी युवक को सदर अस्पताल में भर्ती किया गया है। गोली उसके बाएं बाह में लगी है और हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि स्कूटी हटाने के विवाद में उसे गोली लग गई। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है ताकि हमलावरों का सुराग मिल सके। इलाके में पुलिस की गश्ती भी बढ़ा दी गई है। गाड़ी खड़ा था, उसके लिए कोई विवाद नहीं था। गाड़ी खड़ा था, मैं स्कूटी खड़ा था वहाँ पे। हाँ। आके जो है बोला स्कूटी हटाओ, हटा रहे थे, गोली मार दी हमको। पहचानते नहीं पहचानते हैं, सब उधर का ही है, सब लफुआ सब है। हाँ। सबको जाता है डेली उधर, पता नहीं कौन है। और अब बात जमशेदपुर की करेंगे, जहां आजाद नगर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। शहर में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं का खुलासा किया गया है। पुलिस ने चोर गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया। इन लोगों के पास से चोरी किए गए 20,000 रुपए कैश, सोना चांदी के जेवर और मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर जमशेदपुर से आपको बता रहे हैं। 8 लोगों को गिरफ्तार किया और उनमें से सामान को हम लोगों ने बरामद करने में सफलता पाई है। जो भी घटना में चोरी गई थी उन सामान को हम लोगों ने बरामद कर लिया है। इसमें 3 लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है और 1 बच्चे को हम लोगों ने निरुद्ध किया है। और गिरिडीह से बड़ी खबर है, धनबाद एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। 5,000 घूस लेते रोजगार सेवक राजेश कुमार गिरफ्तार हुए। जमुआ प्रखंड की टीकामघा पंचायत का ये मामला है। जानकारी के अनुसार मजदूरी भुगतान करवाने के नाम पर ग्रामीणों से लगातार 5,000 रुपए की डिमांड की जा रही थी, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने एसीबी धनबाद को दी, जिसके बाद एसीबी टीम ने छापेमारी करते हुए रोजगार सेवक राजेश कुमार को 5,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ दबोच लिया और अपने साथ धनबाद लेकर गई है। वहीं डीजीपी अनुराग गुप्ता के मामले में केंद्र सरकार ने एक बार फिर से झारखंड सरकार को पत्र भेजा और इस पत्र के माध्यम से अनुराग गुप्ता को डीजीपी के पद से हटाने की बात भी कही गई है। केंद्र सरकार के पत्र में लिखा गया है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय उन्हें रिटायर मानता है और ऐसे में इस मामले में राज्य सरकार की ओर से आवश्यक कार्रवाई होनी चाहिए। इससे पहले भी 2 बार केंद्र ने इससे संबंधित पत्र राज्य सरकार को भेजा है।
तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, झारखंड में डीजीपी पर दंगल मचा हुआ है। डीजीपी बनाए रखने को बताया गया असंवैधानिक। राज्य सरकार के तर्कों को सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया है। तो ये क्या मामला है, इसकी पूरी जानकारी हम आपको देते हैं कि आखिर ये सब कुछ हो क्यों रहा है। दरअसल डीजीपी अनुराग गुप्ता 30 अप्रैल को रिटायर होने वाले थे, लेकिन इसके पहले पूर्व ही राज्य सरकार ने जनवरी में एक नियम बनाकर अनुराग गुप्ता को 2 फरवरी से 2 सालों तक के लिए सेवा विस्तार दे दिया और इसी कारण अनुराग गुप्ता 30 अप्रैल के बाद पद पर बने हुए हैं। इधर भारत सरकार ने ऑल इंडिया सर्विस रूल्स का हवाला देते हुए उनकी सेवा विस्तार को सही नहीं माना है, साथ ही इसे नियम का उल्लंघन माना जा रहा है। केंद्र का ये कहना है कि अनुराग गुप्ता का पद पर बने रहना असंवैधानिक है। केंद्र सरकार ने इस अवधि विस्तार को सुप्रीम कोर्ट के प्रकाश सिंह बनाम भारत सरकार के मामले में दिए गए आदेश की अवहेलना बताया है। और साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि प्रकाश सिंह बनाम भारत सरकार का क्या मामला है, ये भी आप जान लीजिए। दरअसल साल 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस सुधारों पर अहम दिशा निर्देश दिए। रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी प्रकाश सिंह ने 1996 में एक याचिका दायर की। उस याचिका में क्या था वो आपको बताते हैं। पुलिस संगठन को राजनीतिक नियंत्रण से मुक्त रखने की मांग उस याचिका के अंतर्गत की गई और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिया, ट्रांसफर पोस्टिंग को राजनीतिक दखल से मुक्त रखा जाए। डीजीपी का कार्यकाल न्यूनतम 2 साल का होना चाहिए और डीजीपी की नियुक्ति राज्य के 3 सीनियर अधिकारियों में से की जाए। सीनियर अधिकारी का यूपीएससी से चुना जाना अनिवार्य है और इसीलिए ये विवाद उठा है, जिसको लेकर केंद्र सरकार ने कहा है कि डीजीपी को हम कार्यरत नहीं मानेंगे बल्कि हम उन्हें रिटायर्ड समझेंगे। बढ़ते आगे और अब डीजीपी अनुराग गुप्ता के सेवा विस्तार के मामले में सियासत भी खूब हो रही है। सत्ता पक्ष इस मामले में सियासत का आरोप लगा रहा है, जबकि बीजेपी इसे नियमों के खिलाफ बता रही है। सवाल ये है कि नियम क्या कहता है, ये तो मुझे पूरी तरह मालूम नहीं, लेकिन मैं जरूर जानता हूँ कि आखिर केंद्र सरकार स्वीकृति पत्र दे रहा है तो किसी न किसी नियम के तहत ही दे रहा होगा, लेकिन राज्य सरकार उन्हें ही डीजीपी बनाए रखने में क्यों इंटरेस्टेड है? सरकार इसलिए मैं कह रहा हूँ कि राजनीतिक विद्वेषता की भी कोई चरम सीमा होती है। अब केंद्र की सरकार पूरी तरह राजनीतिक विद्वेषता पर शुरू से ही उतरी हुई थी, आज भी उतरी हुई है। ठीक है, उनका पत्र आया है, कैबिनेट का यह फैसला था, हम निर्णय लेंगे। अब माननीय मुख्यमंत्री इस पर गंभीरता से विचार करेंगे। सरकार अपने नियमों का हवाला देती है, हम अपने नियमों का हवाला दे रहे हैं। विवाद तो यहाँ है, मामला कोर्ट में विचाराधीन है। जब कोई मामला सब जुडिस हो तो हमें इंतजार करना चाहिए अदालत के निर्णय का। खुद यही लोग कोर्ट गए हैं, बाबूलाल जी कोर्ट गए हैं, तो उसका आदेश आ जाने दिया जाए, क्योंकि ये पहला कोई मामला नहीं है। और देवघर से बड़ी खबर आ रही है, ठेका एजेंसी के खिलाफ मजदूरों ने प्रदर्शन किया है। एम्स के गेट के पास निर्माण से जुड़े 2 ठेका एजेंसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ। 8 महीने से मजदूरी नहीं मिलने से ये नाराज हैं और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कहा जब तक हमारी मजदूरी नहीं मिल जाएगी तब तक हम आंदोलनरत रहेंगे, आंदोलन करते रहेंगे। पेमेंट नहीं हो रहा है, वो 7-8 महीने के लिए इसको लेके हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले हमने हफ्ता भर पहले मतलब 7-8 दिन पहले सबको नोटिस दिया था। हम लोग थाना मतलब लोकल थाने पे गए, उन्होंने उनको भी बोल दिया है सभी से मतलब रिसीविंग वगैरह लेके। उसके बाद हम लोग का कोई सुनवाई नहीं हुआ है, तब हम लोग इस धरना प्रदर्शन पे आया शांतिपूर्वकता से। सबको मतलब अपना जो भी मांग है वो बता रहे हैं कि हम लोग कहाँ जाएंगे, लास्ट में हम लोग यहाँ पे आत्मदाह करेंगे। हम लोग मजबूर हो गए हैं। एक ठेकेदार जो हमारा लेबर ठेकेदार था, जो रात में खुदकुशी करने पर तैयार था, हम लोग समझा बुझा के उसको जैसे तैसे हटा के मैनेज किए हुए हैं। लेबर मर रही है भूखे, कोई सुनवाई नहीं है। लेबर आखिर जाए तो कहाँ जाए, कहाँ जाए लेबर यहाँ से। और 16वें वित्त आयोग की टीम का रांची पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आज 4 सदस्यीय टीम रांची पहुंची, जहां एयरपोर्ट पर आदिवासी परंपरा के अनुसार भव्य स्वागत हुआ।
14 सदस्यीय टीम के सभी सदस्य बारी बारी से रांची पहुंच रहे हैं। वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया कल सुबह 11 बजे देवघर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। आपको बता दें कि 28 मई से 31 मई तक वित्त आयोग की टीम झारखंड दौरे पर रहेगी। इस दौरान टीम कई जिलों का दौरा करेगी। राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ वित्त आयोग की टीम की बैठक में केंद्रांश और अनुदान पर विशेष रूप से चर्चा होने की बात कही जा रही है। ये 27 स्टेट है और खाली और एक स्टेट बाकी है उसके बाद। थैंक यू ऐसा लगा मैडम, बहुत अच्छा लगा थैंक यू। और 16वें वित्त आयोग की 14 सदस्यीय टीम झारखंड दौरे पर रांची और आसपास के इलाकों में जाएगी और विकास कार्यों का जायजा लेगी। वित्त आयोग से झारखंड के सत्ताधारी दलों को काफी उम्मीद है। कांग्रेस और जेएमएम का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि उनका बकाया उन्हें मिल जाएगा। आयोग की टीम आ रही है, राज्य की स्थिति को देखेगी, विकास जो हो रहे हैं वित्त आयोग की टीम उसका भी मुआयना करेगी। डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में हम आगे बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि वित्त आयोग की टीम जरूर अनुशंसा करेगी कि इस राज्य को आर्थिक पैकेज मिलना चाहिए और जो हमारा पैसा बाकी है वो पैसा हमें तुरंत भुगतान हो, ताकि और हम इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दे सकें। जो भी वित्त आयोग की टीम आएगी उसको इस पर संजीदा पूर्वक विचार उन लोगों को करना होगा कि झारखंड स्पेशल पैकेज का डिजर्व करता है। चलिए, स्पेशल पैकेज तो आपका उतना बड़ा दिल नहीं है केंद्र की सरकार का, परंतु जो हमारा अधिकार और हक है वो तो हमें देंगे आप। जो पैसे आप रोक रखे हैं 1,38,000 करोड़ रुपए, वो झारखंड को मिलने चाहिए। और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास लगातार हेमंत सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। रांची में मीडिया से बातचीत करते हुए रघुवर दास ने हेमंत सरकार पर पेसा कानून लागू नहीं करने का आरोप लगाया और कहा कि विधि विभाग ने जब 2024 में नियमावली पर सहमति दे दी तब क्यों पेसा कानून को रोका गया है। साथ ही रघुवर दास ने यह आरोप लगाया कि विदेशी धर्म को मानने वाले लोग आदिवासियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन वोट के लिए आदिवासी मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर रहे हैं। रघुवर दास ने यह आरोप लगाया कि 2019 में हेमंत सरकार ने जातीय प्रमाण पत्र से जाति का कॉलम तक हटा दिया। रघुवर दास ने हेमंत सरकार को आदिवासी विरोधी बताया है। एक सपना था, अब वह राज होगा अपना स्वशासन। और जो झारखंड में प्राचीन काल से रूढ़िवादी व्यवस्था, जो मानकीय मुंडा, जो ग्राम प्रधान की जो व्यवस्था, वो व्यवस्था लागू। तो आज झारखंड पूछता है पेसा कानून कब लागू। आज झारखंड की जनजाति समाज, आदिवासी समाज सरकार से पूछता है कि कब हमको स्वशासन का अधिकार मिले। निर्वाचन की प्रक्रिया पारंपरिक व्यवस्था के अनुकूल नहीं है, इससे गैर पारंपरिक सदस्य पारंपरिक आदिवासी व्यवस्था में प्रवेश करें। और इसी से साफ जाहिर होता है कि विदेशी धर्म मानने वाले जो इस सरकार में पार्टी में भी पद लिए हुए हैं कांग्रेस पार्टी के और सरकार में भी मंत्री बने, उनके दबाव से, मेरा सीधा आरोप है, उनके दबाव से सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी ये हमारा जनजाति समाज को जो रूढ़िवादी व्यवस्था है, जो ग्राम प्रधान की व्यवस्था, उसको लागू, और इससे साफ मंशा जाहिर होती है। एक सरना मुख्यमंत्री होते हुए आप विदेशी धर्म के घुटने टेक कर जो हमारा जनजाति समाज के अधिकार, संवैधानिक अधिकार पर हमला कर रहे हैं, तो आज भी माननीय मुख्यमंत्री से मैं फिर से अनुरोध करूंगा कि जल्द से जल्द पेशा नियमावली कानून को आप कैबिनेट में लाकर जल्द से जल्द हमारे 112 शेड्यूल में रहने वाले जनजाति समाज के हित में आप निर्णय लें। और अगली खबर बोकारो से, जहां मद्य निषेध मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि राज्य में हर हाल में 1 जुलाई से नई शराब नीति लागू होगी।
वहीं शराब घोटाले की जांच को लेकर कहा कि इस मामले में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। एसीबी को कुछ तथ्य मिला होगा और तभी कार्रवाई आगे बढ़ रही है और लोगों को जेल भी भेजा जा रहा है। नहीं, देखिए, उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था किया जा रहा है। आप इत्मीनान रहें, हर हाल में 1 जुलाई से नई शराब नीति लागू होगी। अभी जिस प्रकार से जो जेल जा रहे हैं, जो पकड़ाए हैं, क्या मानते हैं कि इस राज्य में कहीं ना कहीं जो है शराब नीति को बनाने को लेकर बड़ा गोलमाल हुआ? देखिए, अब ये एसीबी जांच कर रही है। जांच के तथ्यों के बाद ही हम इस बात विषय पर कुछ कह पाएंगे, लेकिन प्रथम दृष्टया कहीं न कहीं कुछ साक्ष्य मिला होगा, तब आगे कार्रवाई हो रही है। वहीं झारखंड लोक सेवा आयोग की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा का संयुक्त परीक्षा फल सवालों के घेरे में है। रिजल्ट को लेकर कई अभ्यर्थी और संगठनों में आयोगों पर नियम पर उल्लंघन का आरोप लगाया जा रहा है और इसे लेकर जेएलकेएम के नेता ने राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात की और रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर ज्ञापन सौंपा और जांच की भी मांग की है। आयोग द्वारा जारी रिजल्ट में जो कई अनियमितताएं है, कोई त्रुटि है, नियम कानून का उल्लंघन किया है आयोग ने, उसका एक एक चीज़ों पर हम लोग ने उनको अवगत कराया, उनका सबूत सौंपा और हम लोग ने स्पष्ट रूप से बताया महामहिम राज्यपाल जी को कि आयोग द्वारा जारी मुख्य परीक्षा फल में संविधान के अनुच्छेद 15-16 में प्रावधान एसटी, एससी, ओबीसी का प्रावधान आरक्षण का उल्लंघन किया गया है। और अगली खबर दुमका से, जहां झारखंड गर्ल्स बटालियन एनसीसी का 16वां वार्षिक प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। एनसीसी ट्रेनिंग में संथाल परगना प्रमंडल की जिलों के करीब 500 से ज्यादा लड़कियां कैंप में हिस्सा ले रही है और इनमें से ज्यादातर लड़की आदिवासी और पिछड़े क्षेत्र से आती हैं। ये वही बेटियां हैं जो कभी गोली और बंदूक के नाम से भी डरा करती थी, लेकिन अब ये राइफल थामे निशाना साध रही है और आत्मविश्वास से भरपूर भी है। ये फर्स्ट कंपटीशन में और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।